हेलो स्टूडेंट्स, ये दूसरा लेक्चर चैप्टर है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। पिछले चैप्टर में ये फार्मूले डिराइव किए गए थे। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू इलास्टिक कांस्टेंट। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन जब टेंसाइल और कंप्रेसिव केस में था तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट, और यही स्ट्रेस और स्ट्रेन जब शियर के केस में रहता है तो हम इसको बोलते हैं एफ एस अपॉन ई एस इज इक्वल टू कैपिटल ई की जगह हम लिखते हैं यहाँ कैपिटल जी, बोलते हैं रिजिडिटी कांस्टेंट। इसको बोला जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको बोला जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इस चैप्टर के आगे थोड़ा सा अभी थ्योरी पोर्शन करेंगे और उसके पश्चात फिर इन फॉर्मूले का उपयोग करेंगे कुछ न्यूमेरिकल के हिसाब से। तो पहला थ्योरी सा पोर्शन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो हम डायग्राम बनाने के लिए एक्सिस ड्रॉ कर लें। एक्सिस है, मान लीजिए इधर की तरफ हम कहें ये स्ट्रेन और इस एक्सिस पर वाई एक्सिस पे कह दें ये है स्ट्रेस का मान। जब हम मटेरियल के ऊपर कोई भी बल नहीं लगा रहे होते हैं तो ना तो उसमें स्ट्रेस होगा और ना तो स्ट्रेन होगा, ये पॉइंट होगा यहाँ पे। लेकिन जैसे ही हम कुछ बल लगाते हैं तो उसमें स्ट्रेस उत्पन्न हो जाएगा और उसमें कुछ स्ट्रेन भी होगा। ऐसे ही जब इस फोर्स के मान को हम दुगुना कर देंगे तो स्ट्रेस हो जाएगा दुगुना और स्ट्रेन का मान भी दुगुना हो जाएगा, क्योंकि हुक्स लॉ यही कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इस मान को तिगुना कर दें तो ये मान इस तरीके से फिर हमें प्राप्त हो जाएगा, स्ट्रेन 3 गुना और स्ट्रेस भी 3 गुना। एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे और ज्वाइन करेंगे तो ऐसे सीधी रेखा हमें प्राप्त होती है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम माइल्ड स्टील के लिए से सीधे जाता है। ये डायग्राम जैसे जैसे स्ट्रेस का मान हम बढ़ाते जाएं या फोर्स का मान बढ़ाते जाएं सीधे रूप से ऐसे बढ़ता जाता है, लेकिन कुछ देर के पश्चात बल के अधिक मान लगने के पश्चात एक पॉइंट आता है जहां से ये कर्व के रूप में ऐसे आना शुरू हो जाता है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक लिमिट पॉइंट ई। और उसके पश्चात ये कर्व इस रूप में बिना बल के बढ़ाए हुए ऐसे कर्व प्राप्त होता है और फिर आगे जाकर के ये कर्व के रूप में यहाँ पे आकर के मटेरियल ये टूट जाता है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं एफ यू, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, यानी मटेरियल के ऊपर इतना बल लगा दिया गया कि जो स्ट्रेस उत्पन्न हुआ इस स्ट्रेस के कारण मटेरियल दो भागों में टूट जाता है, विभाजित हो जाता है। ये पॉइंट इलास्टिक लिमिट पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए, क्योंकि हम मटेरियल का प्रयोग इस रूप में करते हैं कि जिसमें बल लगने के पश्चात मटेरियल में बदलाव हो, लेकिन बदलाव स्वतः ही अपने से गायब हो जाए बल हटने के पश्चात। तो इस तरीके से प्रयोग करना है। तो यहाँ तक अगर हम पहुँचेंगे तो ये मटेरियल में जो बदलाव होगा फोर्स के लगने के पश्चात बदलाव एकदम तुरंत गायब हो जाता है। लेकिन इसके पश्चात ये सेमी प्लास्टिक जोन में आता है, यानी मटेरियल के ऊपर इस स्थिति के पश्चात जब हम बल को हटाते हैं तो उसमें बदलाव कुछ ना कुछ रह जाता है। तो इस रूप में हम मटेरियल को इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे चलने वाले कंपोनेंट एक दूसरे के साथ जब चलेंगे तो या तो वो रगड़ के चलते हैं या टाइट फिट होकर के चलेंगे, और बदलाव यदि रह गया तो वो जाम हो जाएगा और मटेरियल एक दूसरे के सापेक्ष मूव ही नहीं कर पाएगा। तो हमारे लिए ये लिमिट पॉइंट हो जाता है, इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट पॉइंट। तो इलास्टिक लिमिट पॉइंट के स्ट्रेस का मान हम यहाँ ज्ञात कर सकते हैं। ये कांस्टेंट रहता है हमेशा, एक पर्टिकुलर धातु के लिए हमेशा ये कांस्टेंट वैल्यू हमें प्राप्त होती है। अब हमारे लिए ये लिमिट पॉइंट सेट हो जाता है। हम इसके बीच में मान लीजिए हम बल का मान ऐसे जनरेट करते हैं कि यहाँ पर स्ट्रेस इंड्यूस होता है, इसको बोलते हैं एफ डब्ल्यू। तो एफ डब्ल्यू वर्किंग स्ट्रेस है, लेकिन हम यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, ये हमारे लिए अंतिम पॉइंट है। तो हम एक जैसे मान लें इस मान का, इसका मान है 280 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और जनरेट हमने किया फोर्स का मान, ये माना गया 140 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। हम जा सकते हैं 180 तक, लेकिन अभी हम जनरेट कर रहे हैं
140 यानी हम सेफ हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम निकालते हैं और फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम, यानी एफ मैक्सिमम हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो एफ मैक्सिमम इसका मान है 280 और एफ वर्किंग डिवाइडेड बाई एफ वर्किंग इसका मान आ रहा है 140। तो 280 डिवाइडेड बाई 140 इज इक्वल टू 2, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस केस में आ गया 2। ऐसे बहुत सारे मटेरियल या प्रोडक्ट को जब हम प्रयोग करते हैं तो टूटने के कागार पे न जाने पाए हम, इस तरीके से उसमें बल लगाने की कोशिश करते हैं ताकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, जिससे कि उसके किसी प्रकार से टूटने की संभावना न हो और प्रयोग करते समय किसी जान माल की कोई भी क्षति न होने पाए। इस तरीके से हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 या 3 लेकर करके चलते हैं। तो ये डायग्राम माइल्ड स्टील के लिए इसलिए रूप में प्राप्त होता है, ये यील्डिंग कहा जाता है। ये यील्डिंग मतलब अपने से बिना बल के बदलाव किए हुए ही अपने आप ई का मान, स्ट्रेन का मान बढ़ता रहता है, यानी लंबाई उसकी स्वतः ही बढ़नी शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं यील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर जो पीक पॉइंट मिलता है इसको बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। यहाँ पर डाउन में सबसे नीचे वाला पॉइंट इसको बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। और उसके पश्चात फिर बल लगने के पश्चात एक कर्व इस तरीके से जाता है और यहाँ आते आते मटेरियल टूट जाता है। तो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हमारे लिए उपयोगिता नहीं है। हमारी उपयोगिता केवल इस क्षेत्र से लेकर के यहाँ तक के हैं। वर्किंग स्ट्रेस हमारा इस रीजन में कहीं पड़ सकता है, जिससे कंपोनेंट को हम जब प्रयोग करते हैं तो उस कंपोनेंट को वो कंपोनेंट सुरक्षित रहे और ई पॉइंट तक पहुँचने, स्ट्रेस इंड्यूस यहाँ तक ना पहुँचने पाए। अब आएंगे, ये है इसका थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन और उसके पश्चात इस चैप्टर के 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल का आधार केवल अभी हमारा यही रहेगा, ये जो फॉर्मूले डिराइव किए गए हैं फॉर्मूले हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू इलास्टिक कांस्टेंट ई। तो पहला न्यूमेरिकल, मान लें एक स्टेप बार दिया हुआ है ऐसे, ये बार 3 सेक्शन में है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, और तीनों की लंबाइयां मान लें 200 mm, ये भी 200 mm लंबा है और ये पार्ट भी 200 mm लंबा है। इसका डाया है 520 mm, इसका डाया 510 mm और इसका डाया है 22 mm। और इसके ऊपर हम 20 किलो न्यूटन का बल लगा रहे हैं और बल है टेंसाइल फोर्स। पहला पार्ट पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड टोटल चेंज इन लेंथ। इस पिंड में संपूर्ण बदलाव कितना हो रहा है, कितनी लंबाई में बढ़ोतरी हो रही है, इसका मान पता करें। दूसरा पूछ रहा है फाइंड मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड। अधिकतम उत्पन्न प्रतिबल का मान पता करें। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन्हीं फॉर्मूले की मदद से। ये पहला मान दिया हुआ 20 किलो न्यूटन का लोड, तो इसको ट्रांसफर कर लें। ये 20,000 न्यूटन का लोड, मटेरियल का ई का मान दिया हुआ है 200 GPa, इलास्टिक कांस्टेंट इसका दिया हुआ है, इसको हम ट्रांसफर कर लें, इसका मान हो जाएगा 200 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर को हमें चेंज करना है मिलीमीटर में, क्योंकि सब मान मिलीमीटर में दिया हुआ है। तो ये मान हो जाएगा 200 इंटू मीटर स्क्वायर की जगह मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 10⁶ और कैंसिल होगा तो 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम ये पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। कंप्लीट चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू डेल्टा LA प्लस डेल्टा LB प्लस डेल्टा LC। इसमें बदलाव प्लस इसमें बदलाव प्लस इसमें बदलाव, तीनों को जोड़ दें तो ये मान मिल जाएगा।
डेल्टा एल इज इक्वल टू, इस फार्मूले को यहाँ से हम ले आएंगे डेल्टा एल का फॉर्मूला, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एफ अपॉन कैपिटल ई इज इक्वल टू स्मॉल ई, इस मान को, स्मॉल ई के मान को हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। अब डेल्टा एल इज इक्वल टू, इस मान को यहाँ ले लें तो एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ई। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल ए, यानी एफ ए इंटू एल ए डिवाइडेड बाई ई ए, प्लस एफ बी इंटू एल बी डिवाइडेड बाई ई बी, प्लस एफ सी इंटू एल सी डिवाइडेड बाई ई सी। अब ये चूंकि मटेरियल एक ही है, ये तीनों मान तो एक है, तीनों सेक्शन के मान, इसको कॉमन ले लें तो ई ऑफ ए लिख सकते हैं। यहाँ पर तीनों की लंबाइयाँ दी गई हैं बराबर, तीनों की लंबाइयों को हम यहाँ पे 200 लिख दें, केवल बचा एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी। इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 200 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10⁻³ ई का मान लिख दिया, ब्रैकेट में एफ ए का मान, स्ट्रेस इन ए सेक्शन, तो सेक्शन पे लगने वाला बल 20,000 न्यूटन, एरिया का मान π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई एरिया का मान π/4 इंटू 10 का स्क्वायर, प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई π/4 इंटू 22 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये मान डेल्टा एल इतने मिलीमीटर का कंप्लीट बदलाव इसमें होगा। पहला पार्ट सॉल्व हो गया। फाइंड टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड। दूसरा मान पूछ रहा है फाइंड मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड। इसमें स्ट्रेस और इसमें स्ट्रेस कितना इंड्यूस हो रहा है, तीनों का मान आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ए, एफ बी और एफ सी का मान। इसमें इन फॉर्मूले में देखें तो सबसे बड़ा मान ये होगा, क्योंकि एरिया सबसे कम यहाँ पर है, इसका एरिया कम तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, इसका एरिया सबसे बड़ा तो सबसे कम स्ट्रेस, इसका एरिया इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, इसका स्ट्रेस इससे कम होगा और इससे ज़्यादा होगा। तो यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं फाइंड मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस, तो ये स्ट्रेस का मान है एफ बी का मान और इसका मान है 20,000 डिवाइडेड बाई π/4 इंटू 10 का स्क्वायर, इतने न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का स्ट्रेस इसमें इंड्यूस होगा। तो ये इस तरीके से बार के क्वेश्चन, चाहे ये टेंसाइल फोर्स दिया रहेगा या कंप्रेसिव फोर्स दिया रहेगा, टेंसाइल फोर्स दिया रहेगा तो लंबाई में बढ़ोतरी होगी, और अगर कंप्रेसिव फोर्स दिया रहेगा लेकिन तीनों सेक्शन में लगने वाला बल यही रहता है 20 किलोन्यूटन का बल, तो लंबाई में कमी हो जाएगी यदि ये कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए मान ले दिया हुआ है कि एक सिलिंड्रिकल जॉब है जिसमें ऐसे इस जॉब की लंबाई 200 mm की लंबाई है और इसमें अंदर की तरफ कॉपर है और बाहर की तरफ एल्युमिनियम की रॉड है। ये है कॉपर और ये है एल्युमिनियम। कॉपर का डाया दिया है 10 mm का, एल्युमिनियम का ओडी दिया हुआ है 18 mm और आईडी दिया हुआ है 10 mm का। इलास्टिक कांस्टेंट कॉपर के लिए दिया हुआ है, ये 1.3 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ई ऑफ एल्युमिनियम दिया हुआ है 1 इंटू
10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। फिर कह रहा है कि एक बल इसके ऊपर इस तरीके से लगाया गया है, बल मान लें F बल लगाया गया है, जिससे इन दोनों रॉड में 0.2 mm की कमी होती है। दोनों रॉड दब जाते हैं और कितना दबते हैं, 0.2 mm की कमी हो जाती है। देन फाइंड फोर्स F, कितने का बल लगाया जाए कि दोनों रॉड में 0.2 mm की कमी हो जाए। क्वेश्चन क्लियर है? कॉपर का रॉड अंदर की तरफ, एल्युमिनियम का रॉड बाहर की तरफ, इसके डायमेंशंस पता है, लंबाई पता है, इलास्टिक कांस्टेंट पता है। हमें निकालना है कि ये फोर्स का मान कितना रखा जाए जिससे कि इसमें 0.2 mm की कमी कॉपर में और 0.2 mm की कमी एल्युमिनियम के रॉड में हो जाए। तो जो हमें निकालना, उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम कहेंगे टोटल फोर्स इज इक्वल टू, ये लगने वाला बल इज इक्वल टू, और इस बल को कुछ ये एल्युमिनियम का रॉड सहन करेगा और कुछ कॉपर का मान, तो हम लिख सकते हैं टोटल फोर्स इन एल्युमिनियम प्लस टोटल फोर्स इन कॉपर। अगर ये 10 न्यूटन का लोड है तो हो सकता है एल्युमिनियम वाला 6 सहन करे और ये कॉपर वाला 4 सहन करे, दोनों मिलकर करके 10 सहन करेंगे। लेकिन ये मान अलग अलग हमें नहीं पता है, इन्हीं मान को निकाल लेते हैं तो ये मान पता चल जाएगा। अब इज इक्वल टू, यहां से देखें F का मान अगर निकालना चाहते हैं तो हम स्ट्रेस इंटू एरिया लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं एफ ए प्लस ए, एफ ए इंटू ए प्लस एफ सी कॉपर का स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ कॉपर। एरिया ऑफ कॉपर पता है, एल्युमिनियम का एरिया पता है, लेकिन ये दोनों मान नहीं पते हैं। अब मान हमें क्या पता है, मान पता है डेल्टा एल का। कॉपर में भी लंबाई कमी हो रही है 0.2 mm की, एल्युमिनियम में भी कमी हो रही है। तो इस मान को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एफ ए के मान को यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू डेल्टा एल इंटू ई डिवाइडेड बाई एल। स्ट्रेस इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ मल्टीप्लाइड बाई इलास्टिक कांस्टेंट डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो ये मान ऐसे लिखा जा सकता है इज इक्वल टू, यहाँ से मान निकालें, डेल्टा एल इन एल्युमिनियम multiplied by E of aluminium divided by L of aluminium multiplied by A of aluminium। ये पार्ट लिख दिया। FC की जगह लिख सकते हैं डेल्टा LC मल्टीप्लाइड बाई E ऑफ C डिवाइडेड बाई L ऑफ C मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ C इज इक्वल टू डेल्टा एल्युमिनियम में बदलाव 0.2 mm, एल्युमिनियम की लंबाई 200 mm, ये लंबाई 200, ये भी बदलाव कॉमन, तो ये कॉमन चीजें हम लिख दें तो 0.2 डिवाइडेड बाई एल ए का मान 200 और यहाँ की जगह लिख दें ई ए मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस ई सी मल्टीप्लाइड बाई ए सी इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाई 200, यहाँ पर ई ऑफ ए, ई ऑफ एल्युमिनियम का लिखा है 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एरिया का मान π/4 इंटू एल्युमिनियम के लिए ये मान है 18 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर प्लस ई ऑफ सी 1.3 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाइड बाई एरिया का मान है π/4 इंटू 10 का स्क्वायर। सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा इतने न्यूटन का बल इसके ऊपर लगाया जा रहा है जिससे कि 0.2 mm की कमी हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरीके से देखेंगे, केवल ये और ये तीन पार्ट का ही हम या तीन फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू इलास्टिक कांस्टेंट। इस तरीके से इस छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। आप किताब खरीद लें, किताब में देखेंगे तो इस
चीज़ों का, इन छोटे छोटे फार्मूले का प्रयोग कर करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे अलग तरीके के और क्वेश्चन अगले टर्म में हम आपको बताएंगे। अगले टर्म के लिए इंतजार करें और बाकी अपने क्वेश्चंस लगाते रहें। थैंक यू।